دیکھو دल्हा किसी कीमत पर बारात लेकर नहीं पहुंचना चाहिए और इस काम के मैं तुम्हें पूरे 30,000 दूंगी। रोहा ने बड़ी राजदारी से ये बात कही थी। इस वक्त रात के 3 बजे वो छत पर अकेले बैठे फोन पर बात कर रही थी। आगे से आवाज आई थी, देखिए मैडम, इतने कम पैसों में कुछ नहीं होता, तो पैसे बढ़ाएं। रोहा कहने लगी कि कैसे पैसे बढ़ाऊं, मैं किसी लैंडलॉर्ड की बेटी थोड़ी हूँ। देखो मैं इससे ज्यादा पैसे नहीं दे सकती। हाँ, जिसको मैं किडनैप करने के लिए कह रही हूँ वो कनाडा से आया है, तो उससे पैसे मांग लेना, वो तुम्हें अच्छी रकम दे देगा। लेकिन देखो किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि उसे किडनैप करवाया गया है। बस ये लगना चाहिए कि वो शादी छोड़कर चला गया है। रोहा ने अपना अगला प्लान बताया था। चलो ठीक है, ऐसा करें, आप 10,000 मुझे इजी पैसा भेज दें, बाकी के पैसे काम होने के बाद दे दीजिएगा। सामने वाला भी शायद मजबूर था इसलिए मान गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें अभी इजी पैसा भेजती हूँ। रोहा ने फोन बंद किया, मोहतात नजरों से पूरी छत को देखा और फिर इजी पैसा के 10,000 देकर बड़ी एहतियात से सीढ़ियां उतरकर अपने कमरे में आ गई। मेहंदी के पीले जोड़े में वो मलबूस थी। अपने कमरे में आकर उसने अपने आंसू साफ किए थे। बड़ा आया मुझसे शादी करने वाला। बच्चू, देखो कैसे मैं तुम्हारे अरमानों पर पानी फेरती हूँ। रोहा ने गुस्से नफरत से ये बात कही और बेड पर जाकर लेट गई। जैसे ही आंखें बंद की तो अफनान की आवाज कानों में गूंजी, बस आज की रात अकेले सो जाओ स्वीट हार्ट, कल की रात तुम मेरे कमरे में होगी और फिर मैं तुम्हारे साथ अपनी गोल्डन नाइट मनाऊंगा। तुम्हें बताऊंगा कि गोल्डन नाइट को गोल्डन नाइट क्यों कहते हैं। मेहंदी की रस्म के दौरान सबकी नजरों से बचकर अफनान ने रोहा के कान में ये बात कहकर उसके होश उड़ाए थे। इससे पहले कि वो कोई करारा जवाब देती, अफनान उसके सोफे पर रखे हाथ को अपने हाथ से बड़ी मजबूती से पकड़ चुका था। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बड़े धीरे से वो उसके कान में गाना सुना रहा था। अफनान भाई मेरा हाथ छोड़े। रोहा दबी दबी आवाज में गुर्राई थी। भाई? अफनान बुरी तरह से भपरा था, मगर बोला धीमे लहजे में, शर्म नहीं आती तुम्हें? कल तुम मेरी बीवी बनने वाली हो और कल रात तुम्हारे साथ पता नहीं क्या क्या कुछ करने वाला हूँ और तुम मुझे भाई कह रही हो। खैर कोई बात नहीं, आज जितना भाई कहना है कह लो। कल जब जान निकालूंगा ना तुम्हारी, फिर तुम्हारे मुंह से बस अफनान जानू निकलेगा। रोहा अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी लेकिन अफनान की गिरफ्त और भी मजबूत हो गई थी। फिर उसके कान के पास कहने लगा, आज रात को अपनी नींद पूरी करना, क्योंकि अगली चंद रातों तक मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। बस मैं होऊंगा, तुम होगी और सर्दियों की लंबी लंबी रातें। तुम्हें ये भी बताऊंगा कि लोग शादी के लिए सर्दियों की लंबी रातों का इंतखाब क्यों करते हैं। उसकी बात ने रोहा की जान निकाली थी। बड़ी मुश्किल से रस्म खत्म हुई थी और रोहा ने शुक्र किया था। लेकिन रात के इस पहर सब कुछ प्लान करने के बावजूद उसका दिल बड़ी जोर से धड़क रहा था कि अगर ये प्लान नाकाम हो गया तो क्या करेगी। इस सोच ने उसे उठकर बैठने पर मजबूर किया था। नहीं नहीं रोहा, अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा सोचने से अच्छा ही होता है। आंखें बंद करके रोहा ने खुद को तसल्ली दी थी। अगली सुबह उसकी वालदा उसे जगाने के लिए आ गई। रोहा बेटा जल्दी उठो, देखो तो दोपहर के 12 बज गए हैं। जल्दी से नाश्ता करो, फिर तुम्हें कॉलर भी जाना है। तुम्हें पता है तुम्हारी पुप्पो वक्त की कितनी पाबंद है। 8 बजे का मतलब 8 बजे बारात लेकर आ जाएंगी। बारात का नाम सुनकर रोहा हड़बड़ा कर उठी थी। क्या मुसीबत है अम्मा, मुझे नहीं करनी थी शादी, आपको पता है। मेरा ख्वाब था कि मैं डॉक्टर बनती। उसकी माँ कहने लगी, हाँ सी ग्रेड में जरूर तुम्हें मेडिकल में एडमिशन मिल जाता। मैं जानती हूँ तुम कितनी पढ़ाकू हो। बातें कम करो, चलो तैयार हो जाओ। वो तो गड़बड़ा कर ही रह गई थी। अम्मा ने बेइज्जती ही कर डाली। कैसे समझाऊं कि मुझे नहीं करनी उस कैनेडियन कबूतर से शादी। जानती हूँ मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहता है और मुझसे बदले के लिए शादी कर रहा है। क्या करूं मैं। वो बेहद परेशान थी। बहरहाल जैसे तैसे उसने नाश्ता किया और पॉलर तैयार होने चली गई। दुल्हन बने वो काफी खूबसूरत लग रही थी लेकिन चेहरे पर खौफ के तासुरात थे। अफनान की बातें अभी भी उसकी जान निकाल रही थी। बार बार अपनी उंगलियां चटखा रही थी, कभी अपने चेहरे पर बदहवासी से आने वाले पसीने को साफ कर रही थी। शादी हॉल में भी उसे ले जाके सामने स्टेज पर बिठा दिया गया। निकाह उसका स्टेज पर ही होना था। अब वो बेहद बेचैन थी। दिल ही दिल में दुआएं मांग रही थी कि किडनैपर अफनान को किडनैप करने में कामयाब हो जाए, उसकी बारात ना आए। कुछ भी हो जाए, किसी तरह बस ये शादी रुक जाए। उसने सब कुछ प्लान कर लिया था कि अगर अफनान आज की रात नहीं पहुंचा तो वो कह देगी उसने जानबूझकर उसे जलील करना चाहा है। और अब वो अफनान से शादी नहीं करेगी क्योंकि उसकी वजह से उसकी बदनामी हो चुकी है। सारे इमोशनल डायलॉग उसने याद करके रखे थे जो अपने जो अपने वालदैन से बोलने थे, ताकि उसके माँ बाप दोबारा अफनान के बारे में सोचते भी ना। बार बार वो घड़ी देख रही थी, 8 बजने में 15 मिनट बाकी थे। यह आलम था कि दिल तेज लगाम घोड़े की तरह से भाग रहा था। बार बार दिल में ख्याल आ रहा था कि वो किडनैप हो जाए। और वैसे भी बर्गर बच्चा था, लड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं था। उसे पूरा यकीन था कि उसका प्लान 100% कामयाब होगा। जब 8 बजकर 15 मिनट हो गए और बारात नहीं पहुंची, तब दिल ही दिल में रोहा को कुछ इत्मीनान हुआ था। 8:30 हो चुके थे। उसकी वालदा और वालिद परेशान थे। उसकी फूफो अमीना को फोन कर रहे थे। इत्तेफाक था कि रोहा की वालदा रोहा के बराबर में ही बैठी थी। इसकी फूफो ने फोन उठाया।
अमीना, सब खैरियत तो है? अभी तक बारात लेकर क्यों नहीं पहुंची? अब तो 8:30 हो गए हैं। क्या बताऊं भाभी, पता नहीं अफनान कहाँ चला गया है। हम सब तैयार हैं लेकिन अफनान ही नहीं तो बारात कैसे लेकर आऊं? बार बार मैं उसे फोन कर रही हूँ लेकिन उसका फोन बंद जा रहा है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर आ जाएंगे क्योंकि हम तो बिल्कुल रेडी हैं। ये सुनकर दिल ही दिल में रोहा ने सुकून का सांस लिया था कि चलो अच्छी बात है, किडनैपर कामयाब तो हुआ। वो बड़े इत्मीनान से बैठ गई। 9 बज चुके थे, बारात नहीं आई थी। रोहा अपनी वालदा से कहने लगी, मुझे तो लगता है वो अफनान भाई शादी करना ही नहीं चाहते थे। जाहिर सी बात है, कनाडा में मुंह मारने वाले लड़कों का दिल पाकिस्तानी मशरकी लड़कियों के साथ तो नहीं लग सकता। मैंने तो पहले ही कहा था आपसे कि सोच समझ कर फैसला करें। 3 साल तक वो अंग्रेजों के अंदर रहकर आए हैं, पता नहीं कौन कौन से गुल वहां खिलाए होंगे, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। आप देख लिया ना, कहाँ एक एक मिनट का हिसाब रखती थी पप्पो, वक्त की पाबंदी, और कहाँ अभी 1 घंटा गुजर गया। देख लीजिएगा ये लड़का नहीं आने वाला। ये कहना था कि रोहा की माँ ने उसे गुस्से से चुप रहने का बोला था। कहने लगी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, अपना मुंह बंद करो, पता है कितनी बदनामी हो जाएगी। वो कहने लगी, हाँ मुझे पता है, जाहिर सी बात है बारात तो मेरी वापस चली जाएगी, जलील तो मैं हो जाऊंगी, सब लोग मेरे बारे में बातें करेंगे, लेकिन आपके उस अफनान को इस बात की थोड़ी परवाह है। अम्मा मैं आपसे पहले ही कह रही हूँ, इन लोगों के दिल बड़े सख्त होते हैं, इन्हें किसी की इज्जत का कोई पास नहीं होता। देख लिया ना आपने, अभी तक नहीं आया, मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। उसकी वालदा कहने लगी, चुप हो जाओ, मेरा दिमाग खराब मत करो। उठ के रोहा के पास से वो सामने मेहमानों के पास चली गई, उन्हें शायद तसल्ली देने के लिए कि बारात कुछ लेट हो जाएगी। 10 बज गए थे। अब तो रोहा बेफिक्र थी कि बस सारा काम हो चुका है। अब तो वो मुस्कुरा भी रही थी। बदहवासी भी काफी हद तक गायब हो चुकी थी। मतलब था कि अब बारात नहीं आनी। जब 11 बज गए तो उसके वालिद और वालदा इसकी अमीना पप्पो से गुस्से से बात कर रहे थे कि हम सब मेहमानों को क्या जवाब देंगे, कहाँ गया है अफनान, अभी तक आया क्यों नहीं। इस वक्त में अगर कोई चैन की बांसुरी बजा रहा था तो वो रोहा थी। वो तो दिल ही दिल में शुक्र कर रही थी कि अफनान नामी मुसीबत उसके सर से टल चुकी थी। लेकिन 12 बजे ढोल बजने की आवाज आई थी। उसके तो जैसे होश उड़े थे, क्योंकि ढोल की आवाज उसी हॉल के करीब से आने लगी थी। सब लड़कियां बाहर की तरफ गईं और फिर कहने लगी, बारात आ गई। बारात आ गई। ये सुनकर रोहा के होश उड़े थे। वो परेशान हुई थी। बारात कैसे आ सकती थी? ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा कैसे हो सकता था? उसने तो अपनी सारी पॉकेट मनी लगा दी थी ताकि ये शादी रुक जाए। अपने हाथ में पकड़े मोबाइल से उसने उसी नौजवान को मैसेज किया जिसे उसने कल रात ही इजी पैसा करवाया था, वो भी पूरे 10,000। लेकिन मैसेज का कोई जवाब नहीं आ रहा था। फोन वो कर नहीं सकती थी क्योंकि बारात अंदर आ चुकी थी। अफनान के चेहरे पर दि- अफनान के चेहरे पर दिल फरेब मुस्कुराहट थी। रोहा की वालदा और वालिद उसकी फुप्पो से पूछ रहे थे कि देर से क्यों आए। पता नहीं क्या बात हो रही थी, लेकिन बहरहाल बात आई गई हो चुकी थी। मौलाना साहब भी अपनी सीट संभाल चुके थे। अफनान की नज़र सिर्फ रोहा पर थी और बड़े अजीब अंदाज से देख रहा था। रोहा घबराकर नज़र चुरा गई थी। वो उसके बराबर में बैठ गया। निकाह हुआ, लेकिन इजाब कबूल करते हुए उसके हलक से आवाज़ नहीं निकल रही थी। साइन करते हुए हाथ भी कपकपा रहे थे। जिस चीज़ से डर रही थी, जिस रिश्ते को कायम ना करने की खातिर उसने अपनी आखिरी कोशिश तो कर ली थी, कि वो रिश्ता अभी भी कायम हो चुका था। वो बुरी तरह से अफनान के शिकंजे में फंस चुकी थी। जी भर कर रोने को जी चाह रहा था। रात का सोचकर उसकी जान लबों पर आई थी। पता नहीं क्या क्या करेगा इसके साथ। मेहंदी पर की जाने वाली सारी बातें कानों में गूंजने लगी थी। दिल यकबारगी से धड़कता था, बल्कि खौफ के मारे तड़पता था। वैसे भी बारात काफी लेट पहुंची थी, इसलिए खाना शुरू करवा दिया गया क्योंकि हॉल वाले कह रहे थे आधे घंटे में वो लाइटें बंद कर देंगे। सब लोग खाने की तरफ चले गए। स्टेज पर बस अफनान था या फिर रोहा। उसका हाथ पकड़कर उसके कान के करीब जाकर कहने लगा, प्लान तो तुमने बहुत जबरदस्त बनाया था, लेकिन बंदे तो कुछ तगड़े भेजती। मेरे 2 पंच खाकर ही सारा कुछ खोल कर रख दिया और भाग भी गए। कसम से यार, लड़ाई करने का मजा ही नहीं आया। मैं तो बड़ा कुछ सोच रहा था कि अपनी बहादुरी के जौहर दिखाऊंगा, लेकिन नाकामी ही हुई। वो लोग तो 2 पंच खा के यूं भागे जैसे कि बस उन्हें इतने ही पैसे दिए गए थे कि 2 मुक्के खाकर पैसे पूरे हो चुके थे। बाय द वे, कितने में सौदा किया था मुझे किडनैप करवाने का? रोहा का जी चाहा स्टेज की जमीन फटे और वो अंदर चली जाए। सारा कुछ उन लोगों ने बक दिया था। वो क्या करेगी, क्या जवाब देगी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। कहने लगा, बताओ भी कितने पैसे दिए थे? लेकिन वो कुछ नहीं बोली। अब तो उसे और भी डर लगने लगा था। पता नहीं अफनान क्या क्या करेगा और किस किस चीज का बदला लेगा। हाथ पांव ठंडे पड़ने लगे थे। दिल की हालत से लग रहा था बंद हो जाएगा। अपना हाथ अफनान के हाथ से वो मुसलसल खींच रही थी। बहुत शौक है क्या तुम्हें मेरे साथ बदमाशी करवाने का, मुझे मार पड़वाने का? जानती हो मुझे लड़ना बेहद पसंद है।
اور جو मजा लड़ाई का बीवी के साथ कंबल के अंदर लड़ने में आता है, उफ मत पूछो, कितनी इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है। आज रात तुम्हारे साथ वही लड़ाई लड़ूंगा, कंबल के अंदर तुम और मैं, और हमारी सांसों की आवाजें, तुम्हारी झंझलाहट, मेरी मुस्कुराहट, तुम्हारा मुझे पीछे हटाना, मेरा तुम्हारे करीब आना। ओह माय गॉड, आज तो बहुत मजा आने वाला है। अफनान की बातें उसे बेहोश कर देने वाली थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ, रुखसती का शोर मच चुका था और रोहा को लग रहा था कि उसके कदम मनो भारी हो चुके हैं। लग रहा था गिर जाएगी। गाड़ी में बैठने में अफनान ने ही उसकी मदद की थी। गायब दिमागी से वो अपनी फूफो की बातें सुनती रही, जो उसे ये बता रही थी कि अफनान पर लड़कों ने हमला कर दिया था। शुक्र है कि मेरा बच्चा बच गया, पता नहीं कौन लोग थे। बहरहाल अफनान उन्हें छोड़ेगा नहीं, बहुत जल्द इन पर केस कर देगा। अंदर ही रोहा दिल चलाया था। वो सारी बातें सुन रही थी। जैसे ही पुप्पो का घर आया तो उसकी पुप्पो ने उसे अफनान के कमरे में बिठाया था। दिल यूं था कि माँ ही बेआब की तरह मचल रहा था कि जल्दी से उस कमरे से बाहर निकलकर भाग जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। सारे रास्ते वो बंद कर चुका था। ना कोई नंद थी, ना ही कोई देवर जो बिला वजह की रस्मों की खातिर अफनान को कमरे में आने में देर लगती। अभी रोहा को बैठे हुए 10-15 मिनट ही गुजरे थे कि जब अफनान कमरे में आया था। उसे देखकर तो जैसे उसकी धड़कनें भी खत्म होने को थीं। दिल का यह आलम था कि लग रहा था कि दिल की टिक टिक बंद हो जाएगी। कमरे की कुंडी लगाई तो रोहा को लगा कि किसी ने उसका दिल मुट्ठी में पकड़कर दबोच लिया। फौरन से सिमट कर बैठ गई थी। बड़े बड़े डग भरता हुआ अफनान उसके करीब पहुंचा था, फिर उसके सामने बैठ गया। जहे नसीब, वो आए कमरे में हमारे खुदा की कुदरत है। कभी हम अपने कमरे और कभी उनको देखते हैं। रोहा का जी चाहा कि उठे और कमरे से बाहर चली जाए, लेकिन नजरें झुकाए बैठी रही। अफनान कहने लगा, वाह वाह, बड़ी शराफत दिखा रहे हो आज भाई। खुद ही से खामोश हो गए, लेकिन रोहा कुछ नहीं बोली थी। ओह अच्छा अच्छा, अब समझा। ये तुम मुझे इतनी शराफत क्यों दिखा रही हो? देखो, अगर तुम ये समझ रही हो कि तुम मासूम सी भोली भाली शक्ल दिखाकर यहाँ बैठोगी और मैं तुम्हें आज की रात बख्श दूंगा, नो नो स्वीट हार्ट, आज तो बदले की रात है, वो भी दिसंबर की लंबी तरीन रात। पूरी रात तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वैसे भी मैं बाहर मॉम से कह आया हूँ कि मुझे सुबह सुबह डिस्टर्ब मत कीजिएगा, मैं देर से उठूंगा, इसलिए पूरी रात और आधा दिन तुम्हारी खैर नहीं है जाने मन। मगर जैसे ही वो रोहा के करीब हुआ, उसके होश उड़े थे, क्योंकि रोहा उसी वक्त अफनान को उसकी क्लाइंट की कॉल आई कि वो मीटिंग के लिए मुकर्रर रेस्टोरेंट की टेबल तक पहुंच चुके हैं, लेकिन अफनान उन्हें कहीं नजर नहीं आ रहा था। अफनान जी भर के जिद हुआ था। अपना हुलिया देखकर उसे उस लड़की पर बेतहाशा गुस्सा आया था। अब वो क्या इन गीले कपड़ों में मीटिंग करता? लेकिन जिस कंपनी से वो काम कर रहा था, मीटिंग करनी भी बहुत जरूरी थी। पेट जो ताप खाता हुआ वो रेस्टोरेंट में पहुंच गया था, जहां सामने टेबल पर सूटेड बूटेड इटली के नौजवान बैठे थे। इसका जी तो चाहा कि उस लड़की को अपने सामने लाकर उसका हशर बिगाड़ के रख दे, जिसने उसकी मीटिंग में होने वाली मुलाकात और उसका पढ़ने वाला इंप्रेशन खराब कर दिया था। उसको यूं गीले कपड़ों में देखकर वो तीनों नौजवान खड़े हो गए। कहने लगे, मिस्टर अफनान, ये आपके कपड़ों को क्या हुआ? वो कहने लगा, एक सिली गर्ल ने मुझे धक्का दे दिया था स्विमिंग पूल में। इसकी बात पर तीनों नौजवान अपनी हंसी दबाने लगे। अफनान जी भरकर शर्मिंदा हुआ था। बहरहाल मीटिंग करने के बाद सीधा घर गया। घर गया तो इसकी वालदा उसे गीले पैंट कोट में देखकर वजह पूछने लगी। वो कहने लगा, पता नहीं कौन सी सर फिरी थी, सत्यानाश करके रख दिया। आधी अधूरी बात करके वो कमरे में जा चुका था। अमीना बेगम कहने लगी, जल्दी से तैयार हो जाओ, रात को हमारी भाई की तरफ दावत है। कल से तुम आए हो और तुम्हें इतनी भी तौफीक नहीं हुई कि मामू से मुलाकात ही कर लो। अफनान अंदर कमरे में अपनी वालदा की बात सुन रहा था। बहरहाल नहा धोकर तैयार हुआ। जानता था कि रात को उसकी वालदा उसे लाजमी उसके मामू के घर लेकर जाएंगी, जो अभी तक इस बात से अनजान थे कि अफनान वापस आ चुका है। सुबह ही उसकी वालदा ने बताया था अपने भाई को। फौरन से उन्होंने रात की दावत का कह दिया। रात को जब वो अपने मामू के घर पहुंचा तो मुमानी जान और मामू से मिलने के बाद वो वहीं लाउंज में बैठ गया। उसके मामू उसके बारे में पूछने लगे। कनाडा का माहौल कैसा था, कंपनी में काम किस तरह से किया, ऐसे ही इधर उधर की बातें। उनसे बातें कर रहा था जब अचानक से उसकी नज़र सामने कमरे से निकलने वाली लड़की पर पड़ी। वो अचंभे से आया था और एकदम से खड़ा हो गया। सामने वही सरपिरी लड़की खड़ी थी, लेकिन फिरोजी रंग की शलवार कमीज में उसी को टुकर टुकर बिना आंखें झपकाए देख रही थी। कहने लगा, तुम तुम यहाँ भी पहुंच गई? ये सुनकर रोहा जैसे होश में आई थी। उसे नहीं पता था कि जिस लड़के को उसने शाम में स्विमिंग पूल में धक्का दिया था, वो पीछा करता हुआ उसके घर तक पहुंच जाएगा। वो बुरी तरह से घबराई थी। इसके वालिद कहने लगे, बेटा तुम क्या कह रहे हो, ये रोहा है। ये सुनकर चकराने की बारी अफनान की थी। उसे नहीं पता था कि आज जिस लड़की की वजह से उसने इतनी शर्मिंदगी उठाई है, वो उसी की मामूजाद होगी। बड़े गुस्से से उसने रोहा की तरफ देखा और रोहा की तो जैसे जान निकली थी।
اسے کیا پتا تھا کہ جس نوجوان کو دھکا دینے کی شرط اس نے لگائی تھی اور بڑے مزے سے مفت کا برگر کھایا تھا وہ اسی کا کزن نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ افنان روحا کا کارنامہ سب کو بتاتا، وہ کہنے لگی، افنان بھائی چھوڑے بھی، جانے دینا پلیز، جو ہوا تھا بھول جائیں اسے۔ لیکن امینہ بیگم اپنے بیٹے کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے کیا؟ کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس آج میٹنگ میں نے اسے برگر کھاتے دیکھ لیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ روحا ہے۔ ایک بے تکی سی بات تھی جو افنان نے کہی تھی، بات آئی گئی ہو گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پر روحا بالکل اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھی تھی اور وہ اسے غصے سے دیکھے جا رہا تھا۔ روحا نے ایک دو بار افنان کی طرف دیکھا لیکن پھر نظریں چرا گئی۔ اس کی ممانی کہنے لگی، افنان اب بھی تم ویسے ہی ہو جیسے بچپن میں ہوا کرتے تھے، ضدی اور بدلہ لینے والے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے جب ایک بچے نے تمہاری گاڑی پر بال مار کر شیشہ توڑ دیا تھا تو بدلے میں تم نے بھی اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ کر ہی دم لیا تھا، حالانکہ اس کے گھر والوں نے کئی بار معذرت بھی کی تھی۔ اپنی ممانی کی بات پر اس نے سلاد کی پلیٹ سے کھیرا اٹھایا اور زور سے دانتوں سے چبایا۔ بالکل ممانی، میں ابھی بھی ویسا ہی ہوں، اپنے ساتھ کی گئی زیادتیوں کا سود سمیت بدلہ لیتا ہوں۔ دیکھ وہ روحا کو رہا تھا، بات ممانی سے کہہ رہا تھا اور کھیرا یوں چبا رہا تھا جیسے کہ سامنے بیٹھی لڑکی کو بھی کچا چبا جائے گا۔ روحا کا دل تبھی زور سے دھڑکا تھا کہ پتہ نہیں اسے بھی سوئمنگ پول میں یوں ہی پھینکے گا، سب کے سامنے کتنی شرمندگی ہوگی اسے۔ اس نے سوچا کہ اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد کافی روحا نے خود بنائی تھی، تب تک افنان لاؤنج سے باہر نکل کر لان میں کھڑا ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ دیے وہ روحا کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب عقب سے اس کی آواز آئی، کافی؟ اسے پلٹ کر دیکھا تو بڑی تمیز اور شرافت سے وہ کپ افنان کی طرف بڑھا رہی تھی۔ ایک کافی کا کپ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی تھا۔ افنان نے کافی کا کپ پکڑا اور ماتھے پر بل ڈالے اور پھر دوبارہ سے سامنے کی طرف لگے پودوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اس کے برابر میں آ کے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی، آئی ایم سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ میرے ہی کزن نکلیں گے۔ یہ سن کر بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا، یعنی کہ میں تمہارا کزن نہ ہوتا تو تب خیر تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ جانتی ہو میری میٹنگ تھی اور وہ بھی اٹلی کلائنٹس کے سامنے، میں بھیگے ہوئے پین کوٹ کے ساتھ جتنا شرمندہ ہوا ہوں یہ مجھے پتا ہے، اور میں افنان زبیری کبھی بھی اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کو بخشتا نہیں ہوں۔ اب تم اپنی خیر مناؤ، جب اسی ہوٹل میں اسی سوئمنگ پول میں تم بھیگتی ہوئی باہر نکلو گی نا تو بہت اچھی لگو گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے اپنی کافی کی طرف متوجہ ہوا اور کافی پینے لگا۔ دیکھیں میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، وہ تو میری دوست نے کہا تھا کہ تم میں اتنی ہمت ہی نہیں کہ تمہیں اس لڑکے کو دھکا دے سکو۔ سچ مچ میں گھبرا گئی تھی، تھوڑا طیش میں آ گئی تھی، میں ایسی لڑکی نہیں، میں بہت شریف لڑکی ہوں۔ افنان نے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، تمہاری شرافت میں اچھے طریقے سے دیکھ چکا ہوں، اب تو تمہاری باری ہے۔ وہ کہنے لگی، آپ کو شرم نہیں آئے گی؟ میں آپ کے ماموں کی بیٹی ہوں۔ یوں سوئمنگ پول سے گیلے کپڑوں میں نکلتی ہوئی، پتہ نہیں لوگوں کی کیسی کیسی نظریں مجھ پر اٹھیں گی، کیا آپ کی غیرت جوش نہیں مارے گی؟ روحا نے اسے غیرت دلانے کی کوشش کی تاکہ وہ ایسی حرکت نہ کرے۔ افنان نے اس چالاک لڑکی کی طرف دیکھا جو چہرے پر یوں معصومیت سجائے ہوئی تھی جیسے اس سے زیادہ شریف اور بیچاری سی لڑکی کوئی اس دنیا میں ہی نہیں۔ وہ کہنے لگا، مجھے بالکل شرم نہیں آئے گی، میں تو ویسے بھی پیدائشی بے غیرت ہوں، اس لیے اب تم دیکھو میں کرتا کیا ہوں تمہارے ساتھ۔ یہ سن کر روحا غصے سے واپس لاؤنج میں آ گئی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کرے، تو سوچنے لگی کہ میں اس ہوٹل میں جاؤں گی ہی نہیں، نہ میں جاؤں گی اور نہ ہی سوئمنگ پول میں گروں گی، اور اسے کیا پتا کہ میں کب کہاں جاتی ہوں، وہی خواہ خواہ ڈرا رہا ہے۔ 3 4 دن بعد روحا سب کچھ بھول بھال چکی تھی، اپنے دوستوں کے ساتھ ساحل سمندر پر جانے کا پروگرام بنایا، فل میوزک لگائے وہ رف ڈرائیو کرتے ہوئے سی ویو کی جانب جا رہی تھی۔ جیسے ہی وہ سب ساحل سمندر پر پہنچی وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، زیادہ رش نہیں تھا، بریک لگاتے لگاتے بھی ایک زور سے کھڑک کی آواز گونجی تھی۔ میوزک اتنا تیز تھا کہ روحا اپنی ہی مستی میں ڈوبی تھی، تب جا کے بریک پر پاؤں رکھے جب گاڑی سامنے کھڑی گاڑی کی پچھلی طرف اچھی خاصی لگ چکی تھی۔ گاڑی میں جو کوئی تھا بڑے غصے سے باہر آیا تھا، لیکن باہر آنے والا نوجوان کو دیکھ کر روحا کے پھر سے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ وہ افنان تھا۔ اس کے ساتھ بھی 2 4 اس کے دوست تھے، شاید وہ بھی ساحل سمندر پر اپنے دوستوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنے آیا تھا۔ روحا نے جب اسے دیکھا تو پریشان ہو گئی، جلدی سے گاڑی سے نیچے اتری۔ وہ روحا کو دیکھ کر بھڑک اٹھا تھا، کہنے لگا، اندھی ہو کیا تم؟ یہ کیا کیا تم نے میری گاڑی کا حشر؟ تمہیں پتا ہے ابھی ابھی میں یہ گاڑی شو روم سے نکلوا کر لایا ہوں اور تم نے آتے ہی اس کا بیڑا غرق کر دیا، گاڑی چلانی نہیں آتی تو چلاتی کیوں ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے جان کی تھوڑی ماری ہے، میں تو وہ سامنے بلی کے بچے کو بچا رہی تھی، وہ دیکھیں بیچارہ گاڑی کے نیچے جا کے چھپ گیا، اگر میری گاڑی کی ٹائر کے نیچے بلی کا بچہ آ جاتا تو سوچے کتنی بری بات ہوتی نا، بس اسی چکر میں گاڑی ادھر ادھر موڑتے ہوئے آپ کی گاڑی پہ لگ گئی۔ افنان نے اپنے کالے چشمے کو اتارا اور کہنے لگا، واٹ؟ کچھ بھی کہو گی تم؟ یہاں تمہیں کہاں بلی کا بچہ نظر آ رہا ہے، ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ۔ کہنے لگی، وہ گاڑی کے پیچھے چھپ گیا، تبھی وہ گاڑی آگے کی طرف بڑھی تھی
लेकिन गाड़ी के नीचे कुछ भी नहीं था। अफनान ने उसे कहर भरी नजरों से देखा था। कहने लगा, ये दूसरी बार तुमने ये सब कुछ किया, अब तुम पर दो बदले हैं। तब तक अफनान के दोस्त भी उसके आसपास आ गए और रोहा की सहेलियां भी उसके आसपास आ गई थीं। खैर, बात आई गई हो गई। वो सभी साहिल समंदर पर अपने अपने दोस्तों के साथ ही गए थे, मगर रोहा अपने दोस्तों के साथ समंदर के उस कोने पर गई थी जहां पर वो अफनान और उसके दोस्तों को देख ना सके। पानी की बड़ी बड़ी लहरें उसे पिंडलियों तक भिगो रही थीं और वो पल भर में समंदर की लहरों को देखकर हर एक चीज को भूलती इसी खुशी में मगन हो चुकी थी। जब उसे एहसास हुआ कि जैसे दो सुर्ख आंखें उसे घूर रही थीं, तभी उसके दोस्तों ने चुल्लू भर पानी उस पर गिराया था। रूह अभी भी खुद को मुकम्मल भीगता देखकर उन्हें मना करने लगी कि यार क्या कर रही हो, मैंने शिफॉन की शर्ट पहन रखी है, गीली हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। अभी वो ये कह ही रही थी कि जब उसकी नजर सामने पड़ी। अफनान उसे ही देख रहा था और उससे सिर्फ चंद फीट के फासले पर ही खड़ा था। उसकी सहेलियां मुसलसल उस पर पानी गिरा रही थी और वो उसकी नजरों को देखकर सुर्ख हो रही थी। अफनान की नजरें वहां गर्दिश कर रही थी जहां जहां से उसकी शर्ट गीली होकर उसके वजूद की रनाइयों को वाजे कर रही थी। हड़बड़ाकर वो पीछे हटने लगी जब अफनान उसके बेहद करीब आ गया। कहने लगा, तुम इतनी खूबसूरत हो, ये तो मैं आज देख रहा हूँ। यूरोप में बहुत हुस्न देखा है, मगर तुम मशरकी लड़कियों का ये हुस्न तो कसम से जान निकाल देता है। अफनान इस तरह की बेबाक बात कर सकता है, इसने कभी सोचा भी नहीं था। एकदम से सुर्ख लाल होते चेहरे से वो समझ ही ना पाई कि क्या करे और दोनों हाथ उसके सीने पर रखकर उसे धक्का दे दिया। नीचे गीली रेत थी। अफनान खुद का तवाजुन बरकरार ना रख सका और समंदर में जा गिरा। ना जाने ये अफनान की किस्मत में ही क्यों लिखा था कि ऐन उसी वक्त उसके दोस्त भी वहां पर तैराकी करते हुए आ गए और एक बार फिर उनकी नजर अफनान पर पड़ गई। उसका एक दोस्त हंसकर कहने लगा कि यार क्या अफनान, एक छिटांग भर की लड़की तुझे धक्का देकर चली गई, क्या फायदा तेरी इस बॉडी का जब उसके इतने से झटके से ही तो गिर गया। रोहा ने तो वहां से निकलने वाली की थी। इससे पहले कि अफनान इसके करीब आता, वो तो पीछे मुड़ के देखे बगैर अपनी सहेलियों के साथ साहिल समंदर से ही निकल आई थी। उसकी सहेलियां उससे कहती रह गईं कि तुम क्यों हमारा ट्रिप खराब कर रही हो, मगर वो उन्हें ड्रॉप करके सीधा अपने घर ही आई थी। एक नजर उसने खुद को देखा, यूं महसूस हो रहा था जैसे गीली चिपकी शर्ट में अभी भी अफनान उसे घूर घूर कर यूं ही देख रहा हो। फौरन फ्रेश होकर उसने नॉर्मल लिबास पहना था और सीधा किचन में आई थी। सबके साथ खाना खाने के बाद जब वो कमरे में गई तो एक बार फिर अफनान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। गहरी सांस खारिज करके वो रह चुकी थी। कहने लगी कि पता नहीं क्या समझता है खुद को, यूरोप से पढ़कर आ गया है तो उसे क्या लगता है कि मुझे धमका लेगा। बिजनेसमैन होगा तो बाहर दुनिया के सामने होगा। गलती उसकी अपनी ही थी जो वो बार बार ना जाने कि उसके सामने आकर ऊट पटांग हरकतें करने लगती थी, मगर शायद किस्मत का यही लिखा था। कुछ देर बाद ही वो गहरी नींद में जा चुकी थी। आज वक्त से पहले वो सो चुकी थी जब उसे ये महसूस हुआ जैसे उसके कमरे का दरवाजा खुला है और कोई उसके कमरे में दाखिल हुआ है। भारी भरकम बूटों की आवाज उसे अपने कमरे में चलती हुई महसूस हो रही थी। आंखें खोलकर वो देखने लगी जब उसे अपने कमरे में पैंट की जेबों में हाथ डाले हुए अफनान नजर आया। वो नींद में थी, उसे यही लगा कि शायद वो ख्वाब देख रही है। फौरन कहने लगी, अफनान के बच्चे मेरे ख्वाबों में भी आने लग गए हो, अब जाओ यहाँ से, मुझे सोने दो। कमरे की लाइट ऑफ करके जाना, ख्वाब में भी बिला वजह तंग कर रहे हो। ये सुनकर अफनान के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। वो चलता हुआ उस लड़की के करीब आया और उसके चेहरे पर झुकता चला गया। उसके वजूद से उठने वाली खुशबू और उसके बालों की महक में बेखुद सा होता चला गया। वो इसके इतने करीब था कि अफनान की गर्म सांसें उसके चेहरे को झुलसा रही थी कि तभी रूहा की आंख खुल गई। अपने बेहद करीब सांसों में सांसें शामिल होता देखकर उसके हलक से चीख निकलने ही वाली थी जब अफनान ने उसके मुंह के ऊपर अपना हाथ रख दिया। कहने लगा, अरे अरे माय डियर कजन, चीख क्यों रही हो? तुम्हारी चीखने की आवाज बाहर तक गई तो जानती हो ना सब लोग क्या समझेंगे। मुझे तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मगर तुम्हारी इज्जत तो तार तार हो जाएगी। क्यों खुद को मेरे हाथों बदनाम करवाना चाहते हो? मैं तो तुम्हारी कोमल सी जवानी पर एक आंच भी नहीं आने दूंगा। उसे खुद से दूर करते हुए वो बेड से उठी थी। कहने लगी कि मिस्टर अफनान, आपको शर्म नहीं आती? क्या आपको किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए कि लड़कियों के कमरे में बगैर दस्तक के नहीं जाते? और रात के इस पहर आप मेरे कमरे में कर क्या रहे हैं? बल्कि इस वक्त मेरे घर में क्या कर रहे हैं? अफनान फौरन कहने लगा कि ये तुम्हारा घर नहीं है पागल, ये मेरे मामू का घर है और मैं जब चाहूँ यहाँ पर आ सकता हूँ। बाय द वे, मैं तो अपनी होने वाली बीवी का कमरा देखने आया था कि वो अपने कमरे को किस कदर सलीके से सजा के रखती है। शादी के बाद मेरे कमरे की कैसी सफाई रखेगी? वो जो अभी तक नींद में थी, ये अल्फाज सुनकर उसकी आंखें पूरी की पूरी खुली थीं। बिखरे बालों को कानों के पीछे उड़ेसते हुए कहने लगी, क्या बकवास कर रहे हैं आप, होश में तो है? आपकी बीवी जाए भाड़ में, और साथ आप भी। ये मेरा कमरा है, मेरा। शायद आप गलती से मेरे कमरे में घुसते चले आए हैं। जाए यहाँ से अफनान भाई, मुझे तंग मत करें। जानबूझकर वो भाई के लफ्ज पर जोर देकर बोली थी, मगर कहने लगा, माई फ्यूचर वाइफ, यही तो असल मजा है।
پہلے تو میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ تم جیسی پھوڑ پاگل لاؤ بالی قسم کی لڑکی سے بھلا میں شادی کر کے کیا کروں گا؟ قسم سے میں نے اپنی اما جان کو کہہ دیا تھا کہ میں بد دماغ اور پاگل لڑکی سے بالکل بھی شادی نہیں کرنے والا، مگر قسم سے جب تمہاری حرکتیں یاد آئی ہیں نا، تم نے آج تک جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے، اپنی سو کال دوستوں کے ساتھ شرط لگا کر مجھے سوئمنگ پول میں گرا دیا ہے، صرف ایک برگر کی خاطر میری نئی گاڑی کا نقصان کیا، میرے دوستوں کے سامنے مجھے سمندر میں پھینکا، قسم سے شادی کر کے ہی میں جو بدلے اتار سکتا ہوں نا، وہ کسی اور طریقے سے اتار نہیں سکتا۔ ذرا یہ سوچو تم میری بیوی بن کر میرے کمرے میں موجود ہوگی، میں کمرے کو لاک لگاؤں گا اور پھر میرے من میں جو آئے گا میں کروں گا، تم چاہ کر بھی میرے چنگل سے نکل نہیں پاؤ گی، اور میں تم پر اپنی شدتیں لٹاؤں گا، اپنی چاہتیں برساؤں گا، جب میرا جی چاہے گا میں تمہیں گرم پانی سے نہانے کو کہوں گا اور پھر برف پر لٹاؤں گا، تمہارے پیٹ پر جنگلی چوہے چھوڑ دوں گا، اور جب ان سب سے بھی میرا دل نہ بھرا تو میں تمہیں اپنے بستر پر لٹا کر تمہارے ساتھ وہ سب کچھ کروں گا کہ تمہاری چیخیں میرے لبوں میں ہی قید ہو کر رہ جائیں گی۔ جس انداز میں وہ بولا تھا، روحا کی تو جان نکل کر جیسے لبوں پر آئی تھی، اس کی حالت دیکھ کر افنان لطف اندوز ہو رہا تھا، کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہی تھی، فوراً بھاگ کر اپنے کمرے سے باہر نکلی اور ریلنگ کے قریب آئی۔ نیچے لاؤنج میں مٹھائی کے ڈبے کھلے تھے، مبارکباد دی جا رہی تھی، امینہ پھپھو تو اس کا رشتہ افنان سے پکا کر چکے تھے اور اس کے ماں باپ نے بھی ہنسی خوشی ہاں کر دی تھی۔ سب کچھ کیسے ہو چکا تھا؟ وہ تو ابھی صرف سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، پیچھے کھڑے افنان نے سینے پر ہاتھ باندھے تھے، کچھ دیر بعد ہی وہ لوگ جا چکے تھے اور پھر پوری رات جو روحا کا ڈرامہ شروع ہوا تو وہ صبح فجر تک چلتا رہا۔ اذانوں کی آواز سن کر روحا کی ماں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا کہ یہ لے بس کر دے میری ماں، اب تو چپ کر جا، اتنا رونا اور بین تو کوئی اپنے ماں باپ کے مرنے پر نہیں ڈالتا ہوگا جتنا تم نے ایک افنان کے رشتے پر آ کر ڈالا ہے۔ کیسی لڑکی ہو تم؟ لڑکیاں ایسے رشتوں کے لیے ترستی ہیں، مگر سونے پہ سہاگا یہاں تمہاری پھپھو تم پر جان مارتی ہے۔ تمہارا کزن اتنا اچھا ہے کہ خاندان کی ہر لڑکی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے، اور وہ اتنی جہاں سے تمہیں اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، اور تم آگے سے نخرے دکھا رہی ہو، رونا یوں ڈال رکھا ہے جیسے قید خانے میں جا رہی ہو۔ اپنی ماں کے منہ سے صحیح پاکستان کے مشرقی ماؤں کی طرح باتیں سن کر وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھ چکی تھی، مگر ابھی بھی ہلکی ہلکی سی سسکیاں نکلتی رہیں۔ اسے اور کسی بات کا خوف نہیں تھا، اگر خوف تھا تو افنان کی دھمکیوں کا، کیونکہ جس طرح وہ دھمکیاں اسے دیتا آ رہا تھا، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرتا، کیسے کیسے بدلے لیتا۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ اماں میں تو ڈاکٹر بننا چاہتی تھی، ابھی میں سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی ہوں، ابھی تو میرے پیپر بھی نہیں ہوئے، آپ میری شادی کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیا آپ کو مجھ پر رحم نہیں آتا؟ کیا میری معصوم صورت آپ کو مجھ پر رحم کرنے پر مجبور نہیں کرتی کہ اتنی سی عمر میں آپ پر بوجھ بن گئی ہوں؟ اس کی باتیں سن کر اس کی ماں ایک بار پھر اس کے پاس بیٹھ چکی تھی، انتہائی سنجیدگی سے اسے دیکھ کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے بیٹی، رہ میرے گھٹنے پکڑ کے، پھر جب 40-50 سال کا کوئی رنڈوا آئے گا نا، اسی سے تمہیں بیاہ کر میں تیرے گھر کا کروں گی۔ وہ فوراً ایک جھٹکا کھا کر اپنی ماں سے دور ہوئی تھی، اس کی اماں تو اس کے رونے کو کسی خاطر میں ہی نہیں لا رہی تھی۔ افنان نے نہ جانے کیا جادو کیا تھا، دونوں گھروں میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی، اور امینہ پھپھو بھی اس سے آ کر بڑے پیار سے سمجھا رہی تھی کہ بیٹا اگر تجھے مجھ سے کوئی گلہ ہے یا افنان سے، بتاؤ، میں نے بچپن سے لے کر اب تک تمہارے ہر ناز نخرے اٹھائے، بالکل اپنی بچیوں کی طرح تمہیں پالا، میری اپنی کوئی بیٹی نہیں ہے تو میں اپنی بیٹی سمجھتی آئی ہوں، تو پھر تم رو کیوں رہی ہو؟ تم پڑھنا چاہتی ہو تو شادی کے بعد جتنا دل چاہے پڑھنا، افنان بھی پڑھا لکھا ہے، وہ تم پر کوئی پابندی نہیں لگائے گا۔ مگر وہ کیا کہتی، بس چپ چاپ ہی بیٹھی تھی۔ روحا کے دماغ میں یہی تھا کہ افنان اس سے شادی صرف اور صرف بدلہ لینے کے لیے کر رہا ہے، ایک بار وہ اس سے مل کر اسے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ یہی سوچ کر اس نے نہ جانے کیسے اپنے ابا کے موبائل سے افنان کا نمبر لیا تھا اور افنان کو میسج کرنے لگی۔ افنان اس وقت ایک میٹنگ میں مصروف تھا، جب اسے ایک رانگ نمبر سے کال آئی تو فون کان سے لگا لیا۔ دوسری جانب سے روحا بولی تھی، وہ خوشگوار حیرت سے کہنے لگا کہ ارے میری ڈارلنگ، خیریت تو ہے؟ اچانک میں کیسے یاد آ گیا؟ کیا اپنے ہونے والے پتی دیو کی یاد ستا رہی تھی؟ وہ شرارتی انداز میں بولا تو روحا فوراً کہنے لگی کہ مجھے آپ سے بات کرنی ہے افنان بھائی، کیا ہم کہیں مل سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ آپ اگر کہو تو ہوٹل کا کمرہ بک کروا دوں۔ یہ بات سن کر وہ جی بھر کر زچ ہوئی تھی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، شریف لوگ ایسے لڑکیوں کو ہوٹلوں میں نہیں لے کر جاتے۔ اپنی جانب سے تو اس نے یہ ڈائلاگ بول دیا تھا، مگر افنان دوسری طرف سے کہنے لگا کہ شریف لڑکیاں ساحل سمندر پر کھڑی ہو کر دوستوں کے ساتھ کپڑے بھی گیلے نہیں کرتی تاکہ ان کے نظارے ہر خاص و عام شخص کر سکے، اور نہ ہی شریف لڑکیاں شرط لگا کر شریف لڑکوں کو سوئمنگ پول میں گراتی ہیں، صرف اور صرف 100 روپے کے ایک برگر کی خاطر، ہے نا مائی سویٹ ہارٹ؟ اس کی بات سن کر وہ فوراً دیوار کی طرف بڑھی تھی کہ دو چار ٹکرے ہی مار لے، مگر پھر اپنے غصے کو کنٹرول کر کے کہنے لگی کہ دیکھیے افنان بھائی، میں پبلک پلیس میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ افنان ملنے کے لیے مان چکا تھا، شام کو وہ دونوں ایک ریسٹورینٹ میں پہنچ گئے تھے، اتنی آسانی سے تو وہ بھی ہار ماننے والی نہیں تھی،
जैसे ही अफनान आया तो चेहरे पर मासूमियत सजा कर बैठी थी। वो उसे देखकर कहने लगा कि अब क्या मेरी शक्ल देखने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाया है? वो हड़बड़ा कर कहने लगी कि अफनान भाई देखें, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपके साथ जो किया वो गलत किया, लेकिन पता नहीं हर बार आपके सामने ये सब कुछ क्यों हुआ। मगर प्लीज़ मुझसे शादी मत करें, मुझसे शादी से इनकार कर दें। आपकी तो बहुत ज़्यादा गर्लफ्रेंड्स होंगी, आप तो अंग्रेज़ लड़कियों के साथ पढ़कर आए हैं, तो वहाँ से अपनी किसी गर्लफ्रेंड के साथ शादी कर लीजिएगा ना, मेरे साथ ही क्यों? आपने अगर मुझसे बदला लेना है, तो बेशक मुझे स्विमिंग पूल में धक्का दे दीजिए, मगर मुझसे शादी मत कीजिए प्लीज़। वो इल्तिजाई अंदाज में उससे कुछ कह रही थी और अफनान चुपचाप उसे घूर कर देख रहा था। वो कहने लगा कि मुझे क्या पागल कुत्ते ने काट रखा है, जो मैं तुमसे शादी के लिए इनकार कर दूँ? मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा बदला ले लेने का और कोई मौका हो ही नहीं सकता। रोहा जो इसकी मिन्नत समाजत कर रही थी कि शायद इसके दिल में कोई नरमी आ जाए, मगर अफनान की बात सुनकर उसका दिल घबराया था। बार बार दिल कह रहा था कि वो खरी खरी सुना दे अफनान को, जो पता नहीं खुद को क्या समझ रहा है। मगर फिर ना जाने क्या सोचकर वो फिर अपना लहजा नरम रखकर कहती कि मुझसे शादी करके आपको क्या मिलेगा? मैंने तो अभी 12 जमातें भी ठीक से नहीं पढ़ी, और आप अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं। आपकी तो शादी भी अपनी जैसी एक बिजनेसमैन से होनी चाहिए, कोई डॉक्टर या इंजीनियर या वकील। मुझ जैसी 12वीं क्लास की बच्ची आपको क्या दे सकती है? ये सुनकर अफतान शैतानी मुस्कुराहट हंसा, फिर कहने लगा, जो कुछ मुझे तुम दे सकती हो वो कोई डॉक्टर नहीं दे सकती, क्योंकि जो मजा तुम जैसी मासूम सी लड़की के साथ गोल्डन नाइट मनाने में आएगा, कहीं और नहीं आ सकता। रोहा का चेहरा तो सुर्ख लाल हो चुका था। अब इतनी बचजुतू तो वो भी नहीं थी जो ना समझ सकती कि आखिर अफनान के कहने का मकसद क्या है। लेकिन सांस खारिज करके वो दोनों हाथ टेबल पर रखकर उठकर खड़ी हो गई। दिल तो यही चाह रहा था कि चिल्ला कर कहे, देखिए अफनान भाई, बेहतर है कि सुधर जाइए, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं आपको अपना असल दिखाऊं। जैसे ही उठकर अपने दोनों हाथ टेबल पर रखने लगी कि अचानक पीछे से वेटर आगे आ गया। उसकी कोहनी से वेटर का हाथ टकराया था। हाथ में जो उसने ट्रे पकड़ रखी थी वो सारी कोल्ड ड्रिंक्स जाकर अफनान के ऊपर गिरी थी। सर, चेहरा, गिरेबान, पूरी शर्ट, हत्ता के टांगों पर भी वो मैंगो शेक गिर चुके थे। रोहा यूं थी जैसे काटो तो लहू ना निकले। एक बार फिर उसकी वजह से अफनान इंसल्ट फील कर रहा था। उसने खुद को देखा, फौरन टिश्यू से अपना चेहरा साफ किया, मगर रोहा अब तक वहां से भागकर जा चुकी थी। वो वहीं पर चिल्लाया था, रोहा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी चीख पर पूरे रेस्टोरेंट की बिल्डिंग जैसे कांप चुकी थी। मगर रोहा फौरन बाहर निकलकर टैक्सी पकड़ के घर आ गई थी। खुद को कमरे में बंद कर लिया था। जिस तरह उसने अफनान को एक बार फिर सबके सामने शर्मिंदा किया था, एक तरफ से वो खुश भी थी कि शायद अब इंसल्ट के बाद दोबारा उसके साथ रिश्ता ना रखे और सब कुछ खत्म करके वापस दूसरे मुल्क चला जाए। मगर वो भी अफनान था। अगली ही शाम अपने घर वालों के साथ वहां पर आया था। वो मासूम बन के सबके लिए चाय पकौड़े बना रही थी जब अफनान कहने लगा कि मुझे एक ज़रूरी मीटिंग के लिए यूरोप जाना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी जल्द से जल्द शादी कर दी जाए। उसके बाद फिर मुझे मीटिंग के लिए जाना है। रोहा के वालिद तो मना करने लगे कि नहीं, मैं अभी अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहता, अभी ये पढ़ रही है, कम से कम इसे एफएससी के पेपर तो देने दो। मगर वो कहने लगा कि अगर अब चला गया तो फिर 5 साल तक वो वापस नहीं आएगा। ये सुनकर वो लोग भी सोचने पर मजबूर हो चुके थे। रोहा तो यही दुआ कर रही थी कि बस किसी तरह उसकी शादी रुक जाए। मगर उसके वालिद ने अफनान की बात सुनकर फौरन हाँ में लाई थी कि चलो ठीक है, मैं रोहा की शादी इसी हफ्ते करने के लिए तैयार हूँ। जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी कि वो किसी तरह कोई ना कोई प्लानिंग करके अफनान से शादी से इनकार कर देगी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। एक बार फिर इसने इमोशनल डायलॉग बोलकर अपने माँ बाप को मनाना चाहा था, मगर इस बार इसकी बात किसी ने नहीं सुनी थी। जबरदस्ती इसकी सहेलियां और कजन्स उसे पार्लर लेकर गई थी ताकि वो मैनीक्योर और पेडिक्योर करवा सके। उसे जबरदस्ती तैयार करवाया जा रहा था, उसके बालों का हेयर स्टाइल बनवाया गया था और वो चुपचाप बैठी थी। उसे अपनी शादी के लिए कितने अरमान देख रखे थे। कॉलेज यूनिवर्सिटी में उसके कितने बॉयफ्रेंड्स थे। वो तो सोच रही थी कि इन्हीं में से किसी अपने जैसे ही एक लड़के से शादी करेगी, मगर हुआ क्या था, वही मशरिकी खानदानों की तरफ से फूफो का बेटा हीरो बनकर आया और सारे ख्वाबों पर पानी फेरकर अपने नाम की अंगूठी पहनाकर ये जा वो जा। जब उसके जहन में वही खाका खींचा था कि दिल के अरमान आंसू में बह गए और वो जी भरकर दिल बर्दाश्त होकर अपने कमरे में आकर बैठ चुकी थी। दिसंबर का महीना शुरू हो चुका था, शदीद ठंड थी और वो तो वैसे ही सर्दी की मारी थी, हर वक्त हीटर के आगे ही बैठी रहती। अभी भी इसने 2 स्वेटर पहन रखे थे और इसकी माँ उसे अपने खानदानी जेवरात दिखा रही थी और बार बार कह रही थी कि बेटा अपनी उंगलियां आगे करो, अपनी कलाई दिखाओ, ये कड़े तुम्हारे साइज के हैं भी कि नहीं, वरना जूलर को देकर इनका साइज तुम्हारी कलाई के मुताबिक करवा दूं। वो ये सब कुछ कहते हुए बातें कर रही थी और वो बुरा सा मुंह बनाकर कहने लगी कि अम्मी, चूड़ियां, कंगन और अंगूठी ये तो मेरे साइज का बनवा रही हैं आप। मेरी मन मर्जी से हर जोड़ा लिया जा रहा है, मगर क्या दूल्हा मेरी मर्जी का है? लेकिन नहीं, इस बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अफनान भाई को पसंद करती हूँ भी कि नहीं। एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर आकर पड़ा था।
वो जो समझ रही थी कि शायद शादी में 5 दिन रह गए तो उसे बड़े मोहब्बत प्यार से रखा जाएगा, अपनी माँ से थप्पड़ खाकर वो अपनी माँ को मिस्कीन सी शक्ल बनाकर देखने लगी। तो इसकी माँ कहने लगी कि क्या समझ रखा है, तुम्हें इतनी आज़ादी दे दी है कि तुम अब इस तरह की बातें करोगी। ये फिल्म और ड्रामों के डायलॉग मेरे सामने मत बोला करो। समझ में आया? आज तक तुम्हें जितनी ढील मिली है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बाप की वजह से मिली, वरना मैं तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं थी। चुपचाप ये पहन कर देखो, अगर उस कमरे में सिर्फ वो और उसकी माँ होती तो उसे हल्की फुल्की बेइज्जती वो फिर भी बर्दाश्त कर जाती, मगर दिमाग तो उसका तब घुमा जब दरवाजे में उसे एक वजूद खड़ा दिखाई दिया। नजरें उठाकर देखा तो अफनान खड़ा था। वो सामने खड़ा हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। आगे बढ़कर कहने लगा कि अरे अरे मोमानी जान, आप कैसे मेरी होने वाली बीवी पर हाथ उठा सकती हैं? इतनी मासूम सी तो है। मैं तो आपको बिल्कुल इजाजत नहीं देता, जो भी कहना है आप मुझे कहिए, मैं खुद इसे समझाऊंगा। ये कहते हुए वो आकर बिल्कुल उसके साथ बैठा था। उसे देखकर तो रोहा की माँ सदके वारी जा रही थी। कहने लगी कि अरे बेटा, बस क्या ही बताऊं मैं इस लड़की को। तुम इतने समझदार हो, अच्छे हो, और ये इसमें तो अकल बिल्कुल भी नहीं है। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय और अपने हाथ के बनाए लड्डू लेकर आते हो। उसे कहते हुए वो वहां से उठकर जा चुकी थी और वो टांग पर टांग चढ़ाए अपने दोनों हाथ गर्दन के पीछे रखकर अंगड़ाई लेने के अंदाज में उसे देखने लगा, जो इस वक्त 2 स्वेटर पहने बैठी थी और शॉल भी लपेटी हुई थी। वो हंसकर कहने लगा कि अरे, इतना सब कुछ लपेट कर क्यों बैठी हो? वो फौरन मुंह सा बनाकर कहने लगी कि सर्दी लग रही है। वो कहने लगा कि अच्छा, सर्दी लग रही है, फिर तुम हमारी गोल्डन नाइट को क्या करोगी? मैंने तो तुम्हें यूं इतने पर्दों में और इन कपड़ों में नहीं देखना। तुम जानती हो ना मैं तुम्हें किस रूप में देखना चाहता हूँ? रोहा का चेहरा सुर्ख लाल हुआ था। फौरन सोफे से उठकर जाने लगी कि उसने उसका हाथ पकड़कर दोबारा सोफे पर बिठा चुका था। कहने लगा, खबरदार, यहाँ से उठ के जाने की गलती की तो चुपचाप बैठ जाओ। चलो एक सवाल का जवाब तो दो, तुम्हें पता है कि दिसंबर में लोग इतनी शादियां क्यों करते हैं? रोहा माथे पर बल डालकर कहने लगी कि नहीं, मैं नहीं जानती क्यों करते हैं। शायद इसलिए कि कोल्ड ड्रिंक्स की बचत हो जाए। वो सोचकर बोल रही थी और अफनान हंसकर एक चपत इसके माथे पर लगा चुका था। फिर उसे कहने लगा कि नहीं, इसलिए कि सर्दियों की रातें लंबी होती हैं। अब तुम खुद सोचो कि एक ही कमरा हो, बेड हो, शौहर हो और उसके पास उसकी खूबसूरत सी नाजुक सी लड़की हो, तो फिर खुद सोचो कौन पागल होगा जो बिस्तर से निकलना चाहेगा। रोहा गुस्से से कहने लगी कि आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? वो कहने लगा, मैं इस दिन पैदा ही नहीं हुआ जिस दिन शर्म बांटी जाती थी, और वैसे भी ये शर्म वरम करना छोड़ दो और ये सर्दी से कांपना भी छोड़ दो, समझी? क्योंकि शादी के बाद मेरे सामने तुम्हारी ये सर्दी से फर्क नहीं पड़ना। मुझे तुमसे बदला लेना है, फिर मुझे कई खराब हाल में हॉस्पिटल ही ना ले जाना पड़े। अफनान उसे जी भर के डरा चुका था। यही वजह थी कि उसने पूरा प्लान बनाया था कि वो अफनान को किडनैप करवा देगी, बस किसी भी तरह से उससे शादी नहीं करेगी। मगर गलती ये हुई थी कि उसने जिन लड़कों को पैसे दिए थे वो कोई माहिर किडनैपर नहीं थे, बल्कि आम से लड़के थे, और अफनान जैसे बॉडी बिल्डर के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं थी। दुल्हन बने उसके कमरे में बैठी थी, पूरा वजूद कांप रहा था। टेबल पर रखे हुए पानी को पी पीकर उसने पूरा जग ही खाली कर दिया था। कहाँ वो दुबली पतली सी लड़की थी और कहाँ वो बॉडी बिल्डर अफनान, अच्छा खासा बॉडी बिल्डर था। उसे तो ये डर था कि कहीं वो उसे सच में सजा ना दे दे और पता नहीं कैसी कैसी अजियतों से दो चार करता। कुछ देर बाद ही अफनान कमरे में आ चुका था। जब उसके करीब आया और घूंघट उठाकर उसे देखने लगा, वो उसे देखकर उसका दीवाना हो गया था और फिर मुस्कुराकर कहने लगा कि आखिर वो दिन आ ही गया जब तुम मेरे कमरे में मौजूद हो। हमारी गोल्डन नाइट है और मैं एक पल भी तुम्हें चैन नहीं लेने दूंगा। ये कहकर वो अभी उसके करीब हुआ ही था कि एकदम से रोहा का चेहरा नीला पड़ने लगा और वो वहीं उसकी बाहों में गिर चुकी थी। एकदम से उसका ब्लड प्रेशर लो हो चुका था, वो बेहोश हो चुकी थी और ये सब कुछ खौफ की वजह से हुआ था। वो इसके गाल थपथपाने लगा, रोहा को आवाजें देने लगा कि रोहा क्या हुआ है, आंखें खोलो। उसे लगा कि ये सब मजाक है, मगर चेक करने पर उसे अंदाजा हुआ कि ये तो सचमुच बेहोश हो चुकी है। फौरन उसके मुंह पे पानी के छींटे मारे, मगर जब उसे होश ना आया तो उसे बाहों में भरकर फिर से बाहर निकला था। सभी रिश्तेदार, उसके माँ बाप देख रहे थे। अमीना बेगम तो रोहा को इस तरह देखकर घबरा गई थी। कहने लगी कि ये क्या किया तुमने? अभी तुम्हें कमरे में गए हुए 5 मिनट भी नहीं हुए और तुमने लड़की की ये हालत कर दी। वो अपनी अम्मा की इस बात पर बेहद शर्मसार हुआ था। कहने लगा कि अम्मी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये बेहोश हो गई है, मुझे इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। ब्लड प्रेशर लो है इसका। मैंने कुछ भी नहीं किया, सच कह रहा हूँ। वो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गए थे, जहाँ पर उसे ड्रिप लगा दी गई। कुछ देर बाद उसे होश आया और चीख मार के वो होश में आई थी। सभी को ये लगा कि शादी की टेंशन की वजह से बच्ची ने कुछ नहीं खाया, इसलिए बेहोश हो गई थी। मगर उसने रोते हुए अपनी सास को बता दिया था कि उन्होंने मुझसे बदले के लिए शादी की है। मेरे साथ ऐसी गंदी गंदी बातें करते हैं और पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करे। मुझे इससे दूर रखे वरना मैं मर जाऊंगी। अमीना बेगम गुस्से से घूर घूर कर अफनान को देख रही थी। इन्हें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उनका बेटा ऐसा भी कर सकता है।
جبکہ افنان اس لڑکی کی بے وقوفی پر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ وہ تو اس سے محبت کرتا تھا، پہلی نظر میں اسے وہ اچھی لگی تھی، یہ تو بس اسے جان بوجھ کر ڈرا رہا تھا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ لڑکی اس کے ماموں کی بیٹی ہے تو وہ سوچ چکا تھا کہ شادی کرے گا تو صرف اور صرف روحا سے ہی کرے گا، مگر یہ راز وہ اپنی گولڈن نائٹ کو کھولنا چاہتا تھا کہ وہ اس سے کس قدر محبت کرتا ہے اور صرف شرارت کر رہا تھا۔ مگر روحا کی یہ حالت دیکھ کر اسے خود پر بھی بہت غصہ آیا کہ وہ اس قدر مذاق میں آگے کیسے بڑھ سکتا ہے۔ بہرحال خبر سمینہ بیگم تک پہنچ چکی ہے، اس لیے انہوں نے افنان سے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک روحا نہیں چاہے گی تم اسے اپنے کمرے میں نہیں لے کر جا سکتے، اور کسی طرح کی زبردستی بھی نہیں کی جائے گی میری بچی کے ساتھ۔ افنان کو یہ ماننا پڑا تھا۔ کچھ دنوں بعد ہی روحا اس گھر میں ایڈجسٹ ہو چکی تھی، سب کے ساتھ ہنستی کھیل کے گھر کے کام کاج کرتی، اپنی پھپھو سے گھل مل گئی تھی۔ مگر جیسے ہی افنان آتا تو فوراً اپنی ساس کے پیچھے چھپنا شروع کر دیتی، جانتی تھی کہ اگر اس کی کوئی محافظ پناہ گاہ ہے تو اس کی ساس امینا پھپھو ہے۔ اس شام وہ اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب محلے میں فوتگی ہو گئی تو امینا وہاں پر تعزیت کے لیے چلی گئی۔ افنان اسی وقت گھر آیا تھا۔ مسکرا کر اس نے اس کمرے کی طرف دیکھا جس میں روحا سو رہی تھی۔ پھولوں کا ایک گلدستہ اور چاکلیٹس لیے وہ اس کمرے میں چلا آیا۔ اپنے قریب پھولوں اور چاکلیٹ کی خوشبو سونگھ کر وہ اٹھ بیٹھی تھی اور چلا کر کہنے لگی کہ امینا پھپھو، کیا یہ سب کچھ آپ میرے لیے لائی ہیں؟ مگر تبھی سامنے بیٹھے افنان نے کھڑے ہو کر کہا تھا کہ نہیں، امینا پھپھو کا بیٹا لے کر آیا ہے۔ روحا اسے دیکھ کر فوراً بیٹھنے لگی، مگر وہ اس کے پاس آ چکا تھا۔ تھوڑا اس کے قریب بیٹھ کر کہنے لگا کہ مت ڈرو مجھ سے اتنا، شاید میرا مذاق کچھ زیادہ ہی سیریس ہو گیا، میں تو بس تمہیں تنگ کر رہا تھا، ٹھیک ویسے جیسے تم نے مجھے تنگ کیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھ چکا تھا اور دوسرا ہاتھ اس کے بالوں میں پھیرنے لگا، کہنے لگا کہ میں یہ سب کچھ مذاق کر رہا تھا، میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، تم تو میری پیاری سی بابی ڈال ہو، میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دے سکتا ہوں۔ افنان کے محبت بھرے لہجے پر روحا کو بھی یقین آ ہی چکا تھا۔ ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے افنان کی طرف دیکھا اور آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہنے لگی کہ آپ بہت برے ہیں، آپ کو شرم بالکل بھی نہیں آتی، کون ڈراتا ہے اپنی بیوی کو ایسے؟ میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی اور نہ ہی آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی، یہ آپ کی سزا ہے کہ آپ اگلے 3 مہینوں تک میرے قریب نہیں آئیں گے۔ افنان فوراً اس سے باہوں میں بھر چکا تھا، کہنے لگا کہ پاگل مت بنو، میرا یہاں پر تم سے 1 ہفتے دور رہنا محال ہو چکا ہے اور تم 3 مہینوں کی بات کر رہی ہو۔ کچھ دیر دونوں میں معافی تلافی چلتی رہی اور پھر وہ افنان کے ساتھ اس کے کمرے میں جا چکی تھی۔ 2 گھنٹے بعد جب امینا پھپھو واپس آئیں تو دونوں بچوں کو لاؤنج میں بیٹھے ہنستا کھیلتا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، کہنے لگی کہ یہ آج سورج کہاں سے نکل آیا؟ کچھ دیر پہلے تک تو دونوں کو سانپ سونگا ہوا تھا اور ایک دم سے ٹھیک بھی ہو گئے، شاید تم دونوں کو سچ میں ایک دوسرے کے ساتھ اکیلے وقت بتانا چاہیے، تبھی تم دونوں کے بیچ کی دوریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے مسکرائی تھیں اور پھر دونوں کے لیے چند روز میں ہی ناران کاغان کے ٹکٹس بک کروا دیے تھے۔ کراچی سے وہ سیدھا اسلام آباد پہنچے اور وہاں سے وہ حسین برف باری اور خوبصورت مناظر کو انجوائے کرتے ہوئے ہوٹل میں پہنچے تھے، جہاں پر وہ اپنی زندگی کے حسین لمحات گزار کر خوبصورت یادیں سمیٹنے لگے تھے۔ جس بات کا اسے ڈر تھا، وہ گولڈن نائٹ جس کے بارے میں کہہ کر افنان اسے ڈرایا کرتا تھا، جب پہلی بار وہ اس کے قریب آیا تھا تو اسے بالکل احساس بھی نہیں ہونے دیا تھا۔ بے حد محبت کے ساتھ وہ اسے اپنی بیوی ہونے کا درجہ دے چکا تھا